Hi everyone, welcome back to my channel. This is Priyanka. I hope you guys are doing good. Today we'll be discussing what equity shares are in our lecture number 9 of Capital Market series. We'll understand its features, the privileges or we could say merit of equity shares, also the demerit of the same. Okay? Now, but before that, let me just remind you guys to like this video, share this video and also subscribe to this channel if you haven't already and hit the bell icon to keep getting the notification as and when I upload the video. Without any further delay, let's just understand what equity shares are. सबसे पहले एक बात बता देती हूँ कि जब हम किसी कैपिटल मार्केट में या फिर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओके, वी बिकम अ इन्वेस्टर. बट हम किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस हिसाब से हमें डेजिग्नेशन मिलता है. यानी अगर हम शेयर्स में कर रहे हैं तो हम शेयर होल्डर्स कहलाएंगे. अगर हम डिबेंचर्स में करवा रहे हैं तो हम डिबेंचर होल्डर कहलाएंगे. दिस इज़ वॉट डेजिग्नेशन इज़. राइट नाउ, इक्विटी शेयर्स आर द शेयर दैट गिव्स इन्वेस्टर और स्लैश शेयर होल्डर राइट टू. अब इक्विटी शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर वो कंपनी के ओनर हो जाते हैं. रिमेंबर, दूसरे भी शेयर्स होते हैं जैसे प्रेफरेंस शेयर. जो इन्वेस्टर प्रेफरेंस शेयर खरीदता है वो कंपनी का ओनर नहीं होता है. इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं यानी जो इक्विटी शेयर को होल्ड करते हैं, परचेज करते हैं, दे आर ओनर ऑफ द कंपनी. दे हैव राइट टू रिसीव डिविडेंड. उन्हें डिविडेंड मिलता है, उन्हें वोटिंग राइट्स मिलते हैं. ये वोटिंग राइट्स किसी और शेयर होल्डर को या किसी और इंस्ट्रूमेंट होल्डर को नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं. दे रिसीव डिविडेंड आफ्टर डिबेंचर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये एक नुकसान है इक्विटी शेयर होल्डर का कि उन्हें जो रिटर्न मिलेगा उनके इन्वेस्टमेंट पे वो किसके बाद मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर को देने के बाद मिलेगा. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ नहीं भी बचता है तो फिर इन्हें वो नहीं मिलता है, रिटर्न नहीं मिलता है. तो ये एक कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है इक्विटी शेयर होल्डर का. दे रिसीव डिविडेंड आउट ऑफ रेसिडुअल नेट प्रॉफिट. रेसिडुअल का मतलब है बचा हुआ नेट प्रॉफिट. मतलब जो नेट प्रॉफिट होता है ना वो सबसे पहले किसे दिया जाता है? हमारे क्रेडिटर्स को दिया जाता है, डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाता है. फिर कुछ बचता है तो वो किसे दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है. और अगर कुछ बचा देने के लिए तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, तो इसीलिए उसे रेसिडुअल बोलते हैं. और अगर नहीं बचा तो नहीं भी दिया जाता है. at the rate recommended by board of directors of a company and after approval of the same in general meeting. So ये जो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि जो डिविडेंड रेट होता है वो कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं. और यहाँ पे वो अप्रूवल कहाँ पे दी जाती है इस चीज़ को, रेट को लेके? जनरल मीटिंग में. आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर. Now let's understand the features of equity share. The very first is permanent capital. Once amount invested into the company by the shareholder, it becomes a permanent capital of the company and is only given back at the time of liquidation of the company if any left. देखो, मैंने पहले ही सबसे पहले बताया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर बन जाते हैं कंपनी के. राइट, ओनर बन गए मतलब अब एक बार पैसा जो कंपनी को दे दिया वो वापस नहीं मिलता, वो कंपनी का परमानेंट कैपिटल बन जाता है. यानी अगर डिबेंचर होल्डर अपना पैसा देते हैं तो वो एक सर्टन डेट मैच्योरिटी के बाद वो अपना पैसा वापस मांग सकते हैं, लेकिन इक्विटी वाले ऐसा नहीं कर सकते. एक बार पैसा दे दिया. अब वो कब मिलेगा? जब कंपनी लिक्विडेट हो रही हो यानी कंपनी बंद हो रही हो उस समय में मिलेगा. नेक्स्ट, हायर रिस्क. ऑब्वियसली जो पैसा आपने दिया है वो आपको रिटर्न तो मिल ही नहीं रहा, तो ये रिस्क नहीं हुआ तो क्या हो गया? शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड ओनली आफ्टर पेमेंट्स आर मेड टू अदर सिक्योरिटी होल्डर्स एंड समटाइम्स रिसीव ज़ीरो डिविडेंड. जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, इन्हें जो डिविडेंड रेट, जो डिविडेंड अमाउंट होता है वो सबसे एंड में मिलता है जब बाकी के इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स को देने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो इन्हें मिलता है. इसका मतलब ये सबसे हायर रिस्क वाला इंस्ट्रूमेंट हुआ, ये सबसे हायर रिस्क रखने वाली सिक्योरिटी होती है. इसमें जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें रिटर्न मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है. तो यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है, देयर इज़ अ अनसर्टेनिटी.
प्राइमरी रिस्क बेरर, कुछ भी हो जाए बिजनेस में सबसे पहले रिस्क कौन बेयर करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो ओनर है भाई साहब। तो डिवेंचर होल्डर तो क्रेडिटर्स माने जाते हैं, मतलब वो अपना पैसा लेके भाग जाएंगे अगर मुसीबत के समय। तो अगर कोई भी लॉस होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को ही सहना पड़ता है। इन एनी टाइप ऑफ अ लॉस वो लोग ही सबसे पहले इस लॉस को बेयर करेंगे। नेक्स्ट, डिविडेंड रेट नॉट फिक्स्ड। जो डिविडेंड रेट होता है ना, वो डिवेंचर होल्डर हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, इनके फिक्स होते हैं। 6%, 9%, जो भी परसेंट होगे वो फिक्स होते हैं और उनको उतना पैसा मिलता ही है। लेकिन जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें कोई भी पैसा फिक्स डिसाइड नहीं किया होता है। अगर कोई कुछ अमाउंट नेट प्रॉफिट बच जाता है तो उसमें से जितना मन करे कंपनी का वो उतना डिक्लेयर कर देती है ऑन द स्पॉट। ऐसा नहीं है कि पहले से डिसाइड किया था और अब उतना ही मिलेगा। तो इसका एक बेनिफिट भी है और लॉस भी है, वो हम आगे मेरिट डीमेरिट में देखेंगे। लेकिन फिलहाल लेट्स जस्ट रीड। Equity shareholder receives dividend on their investment, but unlike preference or debentures, equity shareholder does not get fixed rate of return and it depends on profit earned by the company. एग्जैक्टली कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई इक्विटी वालों को कितना मिलने वाला है। और वो भी अगर बचा तो किसको देने के बाद? डिबेंचर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद अगर कुछ बचता है तो तब डिसाइड होता है कि इक्विटी वालों को कितना देना है। राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट, ये एक अच्छी बात है हमारे इक्विटी। इतने देर से हम नेगेटिव पॉइंट सुन रहे थे, अब अच्छा पॉइंट आया है। व्हेन कंपनी अर्न्स सरप्लस प्रॉफिट एंड आफ्टर पेइंग इट्स क्रेडिटर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स देयर डिसाइडेड शेयर ऑफ रिटर्न्स, द रिमेनिंग सरप्लस इज एंजॉयड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली। यहाँ पे मैंने ओनली इसलिए कैपिटल में लिखा है क्योंकि याद रखना, जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं या फिर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, इनके जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, यानी इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पैसे पे जो इनको रिटर्न्स मिलते हैं वो एक फिक्स्ड परसेंटेज होते हैं। 6% या 9% या कोई भी एनी परसेंट, बट इट इज़ डिसाइडेड। तो बेसिकली अगर कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाया है किसी साल में तो उन्हें ज़्यादा दिया जाएगा। कि पहले बोला था कि हाँ हम तुम्हें 6% देंगे, लेकिन क्योंकि अब हमने बहुत अच्छा, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है तो चलो हम इन लोग को 10% दे देते। ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्हें 6% का 6% ही मिलेगा। तो बचा हुआ सरप्लस किसको मिलेगा? इक्विटी वालों को, क्योंकि उनका तो डिसाइडेड नहीं होता है। तो यहाँ पे उनके लिए ये एक सबसे अच्छा फ़ायदा है कि जो सरप्लस प्रॉफिट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करता है। इनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? द लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है कि भाई अनलिमिटेड हो, कुछ भी हो जाए इन्हीं के ऊपर आएगा। जैसे पार्टनरशिप में होता है ना, पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, वैसे यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ हर शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी होती है वो अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिमिटेड होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द राइट्स ऑफ यस इक्विटी शेयर होल्डर। वोटिंग राइट, सबसे पहले वोटिंग राइट मिलती है। एक ओनर होता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है तो उसे वोटिंग राइट मिलेगी ही। व्हाट इज़ वोटिंग राइट? अगर कंपनी के जनरल मीटिंग में कोई बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे चर्चा हो रही है, कोई एजेंडा है जिस पे डिस्कशन चल रहा है, तो वहाँ पे वोटिंग राइट्स लिए जाएंगे, यानी वोट लिए जाएंगे कि कौन कौन इसके फेवर में है, कौन इसके फेवर में नहीं है, इसके अगेंस्ट है। तो इसमें पार्टिसिपेट कोई डिबेंचर होल्डर नहीं कर सकता और ना ही कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर कर सकता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर कर सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर गेट्स वोटिंग राइट्स इन जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी एंड राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। अपना ओपिनियन रखने का इन्हें पूरा पूरा हक है। एंड टू क्रिटिसाइज द कंपनी, अगर उन्हें लगता है शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर लगता है कि कोई पॉइंट ऐसा है जो अच्छा नहीं है, कंपनी के हित में नहीं है, या ये पॉलिसी कुछ अलग अजीब लग रही है, तो वो इसे क्रिटिसाइज यानी इसमें खामियां निकाल सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ओनर है ऑफकोर्स, अगर उन्हें लगता है कि कोई ऐसी बात है जिसपे उन्हें वो सहमत नहीं है मैनेजमेंट से, सो दे कैन इंटरफेयर एंड दे कैन कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। राइट टू रिसीव द नोटिस एंड अटेंड द मीटिंग, उन्हें नोटिस दी जाती है, उन्हें मीटिंग अटेंड करने के लिए राइट्स है। राइट टू सेंड अ प्रॉक्सी, अगर वो मीटिंग में नहीं आ पाते तो वो अपने जगह किसी प्रॉक्सी को भेज सकते हैं। जैसे कॉलेज में होता है ना, हम बोलते हैं भाई तू मेरा प्रॉक्सी मार दे, जा मेरी साइन कर दे, वैसे ये लोग भी अपने प्रॉक्सी को भेज सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मेरिट्स ऑफ
इक्विटी शेयर होल्डर, ओके, मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स टू अ कंपनी। कंपनी के लिए इक्विटी शेयर्स का क्या क्या फ़ायदा है? कैपिटल विदाउट सिक्योरिटी। अभी कैपिटल विदाउट सिक्योरिटी का मतलब एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जब आप से फॉर एग्जांपल आपने आपके फ्रेंड से 500 रुपीज़ लिए, ठीक है, और आपने उसको बोला कि मैं तुझे जैसे ही मेरे पास आएगा आई गिव यू बैक। बट आपका फ्रेंड क्या बोलता है, यार अगर तूने मुझे 500 वापस नहीं दिया तो आप सोचते हो कि यार मुझे अभी पैसों की तो बहुत ज़रूरत है, लेट्स जस्ट डू वन थिंग, ये मेरा वॉच ले, ये भी 500 का है, अगर मैं तुझे तेरे पैसे नहीं देता हूँ तो कीप दिस वॉच। तो यहाँ पे सिक्योरिटी दी, उस आपने आपके फ्रेंड को सिक्योरिटी दी कि कल को मैं 500 रुपये वापस नहीं कर पाया तो कीप माई वॉच। दैट इज़ द सेम थिंग वी डू विथ सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक से फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स होते हैं जिन्हें हम कोई सिक्योरिटी देते हैं कि कल को अगर हम तुम्हें तुम्हारा पैसा नहीं दे पाए तो उतने ही अमाउंट की कोई चीज़ तुम ले सकते हो, यानी एसेट मॉर्टगेज होता है ना वैसे। सो यहाँ पे इक्विटी वालों से जब हम पैसे लेते हैं, जब इन्वेस्टर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जाती, मतलब वो एक तो वो पूरे रिस्क में होता है। तो यहाँ पे सबसे फ़ायदा कंपनी को होता है कि भाई कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई एसेट्स पे मॉर्टगेज करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू रिटर्न द कैपिटल, कैपिटल भी वापस नहीं दिया जाता। ये कंपनी का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कंपनी को कैपिटल वापस देने की ज़रूरत ही नहीं है जब तक कंपनी बंद नहीं होती। और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर कंपनी शुरू करता है तो वो किस प्रिंसिपल के बेसिस पे करता है? गोइंग कंसर्न के। अगर अकाउंट्स पढ़ा हो तो पता होगा कि गोइंग कंसर्न के हिसाब से कंपनी शुरू होती है कि भाई आने वाले टाइम में भी कंपनी चलने वाली है, तो यहाँ पे उन्हें वापस देने की ज़रूरत ही नहीं है कैपिटल, तो ये भी एक फ़ायदा हो गया। नो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ऐसा भी नहीं है कि इक्विटी वालों को कोई फिक्स्ड अमाउंट देनी ही देनी है। इनफैक्ट अगर कंपनी को प्रॉफिट भी होता है तो कभी कभी कंपनी डिविडेंड्स देती नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो प्रॉफिट्स को रिटेन करती है, वो देती नहीं है, वो अपने पास रख लेती है और आगे इन्वेस्ट करती है, राइट। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कंपनी को कि उन्हें कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं देनी है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जैसे डिबेंचर्स को देनी होती है, प्रेफरेंस वालों को देनी होती है। एंड वोटिंग राइट्स, अगर कंपनी चाहे तो वो एक अच्छी से सेटलमेंट करके एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स रख सकते हैं जो कंपनी को मैनेज करेंगे, जिन्हें कंपनी में वोटिंग राइट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे कंपनी के हाथ में कि वो कितने इशू करना चाहते हैं और वो कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के लिए चाहते हैं। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स इन केस ऑफ इन्वेस्टर, इसमें इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा है? बम्पर अर्निंग, यानी अगर कंपनी अच्छी खासी चल रही है और कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया तो ऑब्वियसली जो बाकी के शेयर होल्डर्स या बाकी के प्रेफरेंस वाले जो है, जो डिवेंचर वाले हैं, इनको तो इनका सर्टन रेट मिल जाएगा जो फिक्स्ड है, उससे 1 रुपया भी इन्हें ज़्यादा नहीं मिलेगा। और जो बचा हुआ होगा वो पूरा किसका होगा? वो पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स का होगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टर का वो एक फ़ायदा बोल सकते हैं। देन वोटिंग मीटिंग नहीं, वोटिंग राइट्स, तो वोटिंग राइट्स मिलते हैं ऑफ कोर्स अगर कंपनी का कोई मीटिंग में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा पे बातचीत हो रही है तो उसमें शेयर होल्डर को राइट मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को, कि वो अपना वोट रख सके। देन राइट शेयर, व्हाट इज़ राइट शेयर? जब कंपनी न्यू शेयर्स इशू करती है तो सबसे पहले कंपनी को किसे इशू करना होता है? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही करना होता है। ये रूल होता है कि वो प्रायोरिटाइज करते हैं कि वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें ही वापस दे के देखो, अगर वो लेते हैं तो सही, अच्छी बात है, नहीं लेते तो वो हम बाहर दे देंगे, लेकिन सबसे पहले हम किसे देते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। सो ये इन्वेस्टर के लिए एक फ़ायदा कि उन्हें राइट शेयर मिलेंगे। Then right to inspect books of account. Of course, equity shareholders are owners, so they obviously get right to inspect books of account as and when they want. Now, of course, अगर merits है तो demerits भी होंगे। अब क्या demerits है? Let's understand. रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स, कभी कभी हर वक्त कंपनी को प्रॉफिट ही होता है ऐसा नहीं है, कंपनी कभी कभी लॉस में भी चली जाती है। तो वो लॉस जो है वो कौन बेयर करेगा? ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर करेगा। एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी इक्विटी शेयर होल्डर्स सफ़र लॉस एंड गेट नो रिटर्न, इन्हें कोई भी रिटर्न्स नहीं मिलते। ये इक्विटी शेयर जितना
रिटर्न्स हायर देता है ना, उतने ही इसके रिस्क भी होते हैं, और इसीलिए शायद इसके रिटर्न्स भी इतने हाई होते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं कि एक बार कैपिटल दे दिया तो वापस नहीं मिलेगा, डिविडेंड फिक्स नहीं है, सबको देने के बाद इनको दिया जाता है, कभी कभी नहीं भी दिया जाता है, तो ये सब रिस्क बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए जब कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता है तो इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। ओवर कैपिटलाइजेशन, सिंस इक्विटी आर नॉन रिटर्नेबल, there are chances that the management may issue more shares than actual need and there can be consequences of the same। ये जो सिक्योरिटी है ना, ये ऐसी सिक्योरिटी है जिसका पैसा हमें वापस नहीं देना है। जो कैपिटल एक बार ले लिया ना, वो वापस नहीं देना है। जैसे डिबेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये वापस देने पड़ते हैं। इनकी टाइम होता है कि एक टाइम आता है जब इन्हें वापस पे करना पड़ता है होल कैपिटल। लेकिन इक्विटी वालों का ऐसा नहीं है, इन्हें वापस देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लालच में कभी कभी मैनेजमेंट हद से ज़्यादा इशू कर सकती है, तो इसका ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो जाएगा, ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, और ओवर कैपिटलाइजेशन के भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस है जो फिर कंपनी को फेस करने पड़ेंगे। Concentration of power in few hands. Right shares are first issued to existing shareholders on priority basis, thus leading to concentration of company control in few hands। जो हमारी कंपनी होती है उसके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हें सबसे पहले न्यू शेयर्स दिए जाते हैं कि भाई तुमको लेने हैं क्या। इससे क्या हो जाएगा कि जो लिमिटेड लोग हैं ना, सिर्फ उन्हीं के हाथों में वो पावर रह जाएगी कंपनी की, और वो ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। इससे कभी कभी कोई शेयर होल्डर्स जो है वो गलत इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, वो इससे अपने फ़ायदे निकाल सकते हैं, वो कंपनी के पॉलिसीज़ में इंटरफेयर कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, मतलब वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपना हित देखेंगे और इस चक्कर में वो कंपनी को खड्डे में डाल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो पावर है कुछ लोगों के ही हाथ में, ये एक रिस्की फैक्टर हो जाता है और ये डिसएडवांटेज में आ जाता है। Conditions of boom. In such condition, company may be tempted to distribute heavy dividends among equity shareholders, ignoring provisions of reserve for contingencies। देखो कभी कभी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो कंपनी क्या बोलती है, चलो यार बेचारे शेयर होल्डर्स को दे देते हैं, एक तो ये इतने रिस्क वाले होते हैं, अब आ ही गए हैं पैसे तो दे ही देते हैं। तो इतना दे ही देते के चक्कर में ना रिजर्व्स करना ना भूल जाए। और रिजर्व्स हमें कब काम आते हैं, जब हमारे कभी अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है। कंटिजेंसीज मतलब आने वाले समय में कोई ऐसी प्रॉब्लम जो हमें हमें पता नहीं है कि होगी, और अगर हो गई तो उसके लिए रिजर्व्स होना बहुत ज़रूरी है कि हम उसे टैकल कर पाए। लेकिन अगर कंपनी ने सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर्स में और कुछ भी नहीं रखा इस रिजर्व में, तो ये एक डिसएडवांटेज है। सो दिस इज़ इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट equity shares are, what are the privileges equity shareholder gets, the demerits of the same, and the proper features. And if you have understood even the slightest bit, make sure you like this video, share this video, and subscribe to my channel. Thank you for watching this video. Take care of yourself and your family members. Bye bye.